होली की रात, एक घर में होने वाली खौफनाक कहानी। होल का त्यौहार करीब आ रहा था, मगर इस गांव में रंगों की खुशी के बजाय अजीब सा खौफ फैला हुआ था। आमतौर पर होली के दिनों में गांव के बच्चे खुशी से नाचते गाते, गलियों में रंग उड़ाते और ढोल की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। मगर इस बार फिजा में खामोशी थी। दरख्तों के पत्ते भी जैसे डरे हुए थे और शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते थे। गाहे के चबूतरे पर चंद बूढ़ी औरतें बैठी हुई थीं। उनके चेहरों पर संजीदगी और आंखों में खौफ था। अलिफाक बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, सुन लो सब लोग, होली आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। इससे पहले अपनी अपनी नई बहुओं को उनके मैके भेज दो। दूसर औरत ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर एक भी नई दुल्हन होली के दिन गांव में रह गई तो बहुत बड़ा उनरत हो जाएगा। आवाज सुनते ही बाकी औरतों के चेहरों का रंग उड़ गया। वो सब जानती थीं कि ये बात मजाक नहीं थी। पिछले कई सालों से यही हो रहा था। हर होली के दिन कोई ना कोई नई दुल्हन इस गांव में मर जाती थी। कभी कोई अजीब हादसा हो जाता, कभी कोई दुल्हन अचानक गायब हो जाती और कभी किसी की लाश गांव के पुराने कुनवे के पास मलती। इस वजह से गांव में एक अजीब रवायत बन गई थी। होल के दिन कोई भी नई दुल्हन गांव में नहीं रह सकती। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नंदनी था। नंदन एक खूबसूरत, समझदार और बहादुर लड़की थी। वो बचपन से ही उन सब बातों को महज अंधे विश्वास समझती थी। अलिफाक शाम वो अपने घर के सहन में बैठी अपनी मां ममता के साथ चाय पी रही थी। नंदन ने पूछा, मां, पूरा गांव होली के नाम से क्यों डर रहा है? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? ममता ने फौरन उधर उधर देखा जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। फिर वो आहिस्ता आवाज में बोली, बेटी, उन बातों में मत पड़। बस याद रखना, होली के दिन घर से बाहर नहीं निकलना। नंदन ने हैरानी से कहा, लेकिन मां, आखिर क्यों? ममता की आंखों में अचानक खौफ आ गया। वो आहिस्ता से बोली, उसका नाम भी मत लेना, वरना वो सुन लेती है। सुनकर नंदनी हंस पड़ी। मां, अब भी ना, ये सब कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ममता ने सख्त लहजे में कहा। नंदनी, मजाक मत करो, तुम नहीं जानती यहां क्या हुआ था। नंदन मजीद सवाल करना चाहती थी, मगर इसी वक्त उसके फोन की घंटी बज गई। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ उसकी बचपन की दोस्त सुप्रिया थी। नंदन खुशी से बोली, अरे पागल, तूने इतने दिन बाद फोन किया है, कहाँ गायब थी? सपुरा हंसते हुए बोली, काम में बहुत मसरूफ थी यार, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नंदन ने हंसते हुए पूछा, कैसा सरप्राइज? सपुरा ने शरारती अंदाज में कहा, बस कुछ दिन में पता चल जाएगा। इतना कहकर अचानक फोन बंद हो गया। नंदन ने सोचा शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई होगी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यही सरप्राइज उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाला था। अगली दिन होली से एक रात पहले का वक्त था। शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। नंदन के घर में भी अजीब खामोशी थी। अचानक रात तकरीबन 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। टन टन। नंदन चौंक गई। उस वक्त कौन आ सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। दरवाजे के सामने सुप्रिया खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसके साथ एक नौजवान लड़का भी था, गोरो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सुप्रिया ने नई दुल्हन का सुर्ख चौड़ा पहना हुआ था और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। नंदन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, तुमने शादी कर ली?
सुपुरा खुशी से हंस पड़ी। हाँ, मैं और गोरो भाग कर शादी कर चुके हैं। गोरो ने मुस्कुरा कर कहा, और हमने सोचा हमारी पहली होली तुम्हारे गांव में तुम्हारे साथ मनाएंगे। आ सुनकर नंदनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो घबराकर बोली, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। गोरो ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या हुआ? नंदन ने आहिस्ता से कहा कि इस गांव में कोई भी नई दुल्हन होली नहीं मना सकती। सपुरा हंसने लगी। अरे, ये कैसा अजीब अंधे विश्वास है। उस वक्त नंदनी की मां ममता बाहर आई। जैसे ही इसने सुप्रिया को दुल्हन के रूप में देखा, इसके हाथ से गिलास गिर गया। वो घबराकर बोली, आ खुदा, अब वो जरूर आएगी। गौरव ने पूछा, कौन? ममता की आवाज कांप रही थी। वो रूपा। नाम सुनते ही घर में खामोशी छा गई। अचानक बाहर हुआ तेज चलने लगी। दरख्तों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। और उसी लम्हे दूर कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। चैन छन छन। गेर के अंदर मौजूद सब लोगों के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अचानक घर की तमाम लाइट्स एक साथ झपकने लगीं। पहली हल्की, फिर तेज, पैर पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सपुरा ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? उस वक्त अंधेरे में किसी औरत की बहुत आहिस्ता हंसी सुनाई दी। अलिफाक सर्द और खौफनाक हंसी। वो आवाज घर के अंदर ही कहीं से आ रही थी। ममता के होंठ कांपने लगे। वो आहिस्ता से बोली, वो आ गई है। गौरव ने डरते हुए पूछा, कौन? ममता ने कांपती आवाज में जवाब दिया, रूपा इस घर में आ चुकी है। और उसी लम्हे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टेका ठक ठक। जैसी कोई नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हो। नंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानती थी अब ये रात बहुत लंबी होने वाली थी और शायद इस घर से कोई जिंदा बाहर ना निकल सके। घर में अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ बाहर चलती तेज हवा की आवाज और दरख्तों की टहनियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। और फिर ऊपर वाले कमरे से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आने लगी। टेका टेका टेका। जैसी कोई नंगे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा हो। नंदन के हाथ पसीने से भीग चुके थे। सुपुरा ने डरते हुए नंदनी का हाथ पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? ममता की आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था नई दुल्हन को होली के दिन यहां नहीं रहना चाहिए। गौरव ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। ये सब वहम है। मैं जाकर देखता हूं ऊपर कौन है। नहीं, ममता ने चीख कर कहा, ऊपर मत जाना। मगर गौरव ने इसकी बात नहीं सुनी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ घर के अंदर की फिजा मजीद ठंडी होती जा रही थी। जैसे किसी ने पूरे घर से जिंदगी छीन ली हो। जैसे ही गौरव सीढ़ियों के आधे हिस्से तक पहुंचा, अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद चरचुराते हुए खुल गया। करक। सबके दिल जोर से धड़कने लगे। ऊपर मुकम्मल अंधेरा था। गौरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशन ऊपर के कमरे में पड़ी और अगले ही लम्हे गौरव के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। वो तेजी से नीचे भाग आया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। सुपुरा घबराकर बोली, क्या हुआ? वहां क्या है? गौरव हकलाते हुए बोला, वो वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, और उसका चेहरा। वो जुमला पूरा भी नहीं कर पाया। अचानक
सड़ेउहे पर किसी के आहिस्ता आहिस्ता उतरने की आवाज आने लगी। टेका टेका टेका। सब लोग साकित होकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगे और फिर अंधेरी में से एक औरत का साया जाहिर हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे, चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके पांव में चांदी की पायल थी। चेना चेना चेना। सुपुरा के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ममता ने आहिस्ता से कहा, यही है रूपा। जैसे ही वो साया आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, अचानक बिजली वापस आ गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और सब ने पहली बार इस औरत का चेहरा देखा। वो वाकई एक दुल्हन थी, मगर इसका चेहरा खौफनाक हद तक बिगड़ा हुआ था। इनके पूरी सिया थीं, चेहरे पर जलने के निशान थे और होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। रूपा आहिस्ता से बोली, होली मुबारक नई दुल्हन। उसकी नजरें सीधी सुप्रिया पर थीं। सुपुरा खौफ से कांपने लगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रूपा की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। तुमने नहीं, मगर इस गांव ने किया था। नंदन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? रूपा की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। वो जोर से चीखी, मैं भी कभी इस गांव की नई दुल्हन थी। पूरा घर उसकी आवाज से गूंज उठा। आज से 20 साल पहले मेरी शादी इसी गांव में हुई थी, मगर होली के दिन उसकी आवाज दर्द से भर गई। गांव वालों ने मुझे जादूगरनी समझ लिया। उन्होंने मुझे इस घर में बंद कर दिया और जिंदा जला दिया। सुपुरा के आंसू निकल आए। ये सब गलत था। रूपा की आंखों में आग भड़क उठी। इसीलिए हर होली पर एक नई दुल्हन को अपने साथ ले जाती हूं, कहकर वो अचानक सुप्रिया की तरफ बढ़ने लगी। सुपुरा चीखने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो। नंदन ने फौरन सुप्रिया को अपने पीछे कर लिया। नहीं, अब ये सब खत्म होगा। रूपा रुक गई। तुम मुझे रोक सकती हो, नंदन ने मजबूत आवाज में कहा। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ममता हैरान हो गई। नंदन ने कहा, अगर उसकी रूह को सुकून नहीं मिला तो ये कभी नहीं रुकेगी। गौरव ने पूछा, फिर हमें क्या करना होगा? नंदन ने कहा, हमें रूपा की राख को इस पुराने कुएं में बहाना होगा जहां इसे मारा गया था। रूपा की आंखों में पहली बार आंसू आए। अगर तुम सच कह रही हो तो जल्दी करो, वरना सूरज निकलने से पहले मुझे एक दुल्हन ले जाना होगा। चारों लोग फौरन पुराने कुएं की तरफ भागे। रात की हवा बहुत तेज हो चुकी थी। गाहे बिल्कुल सुनसान था, जी सब कुछ इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। कनों के पास पहुंचकर नंदनी ने जमीन खोदनी शुरू की। कच्चे ही देर बाद अनाव वहां जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिल गए। ममता की आंखों में आंसू आ गए। ये वाकई रूपा थी। नंदन ने वो राख कुएं में डाल दी और आहिस्ता से बोली, रूपा, अब तुम आजाद हो। अचानक तेज हुआ चलने लगी और फिर वो पायल की आवाज सुनाई दी, चेना चेना। मगर इस बार वो आवाज खौफनाक नहीं थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही थी। सुबह की पहली रोशनी नमूदार हुई और उसी लम्हे गाहे पर छाया हुआ अजीब सा खौफ खत्म हो गया। सुपुरा ने आहिस्ता से कहा, क्या ये सब खत्म हो गया? नंदन ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, हां, आज पहली बार इस गांव में होली बगैर किसी मौत के मनाई जाएगी। मगर कुहान यहां खत्म नहीं होती। कौम के जैसे ही सब लोग घर वापस आए।
नंदन ने दरवाजे पर एक चीज देखी। ज़मीन पर चांदी की एक पाइल पड़ी थी और उसके साथ एक खून से लिखा हुआ जुमला था, मैं आजाद हो गई हूं मगर मेरा बदला अभी बाकी है। नंदनी के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से जमीन से वो चांदी की पाइल उठाई। सुपुरा ने खौफ से पूछा, ये तो उसी की पाइल है ना? ममता की आंखों में दोबारा खौफ उतर आया। नहीं, ये अच्छी निशानी नहीं है, गौरव ने कहा। लेकिन हमने तो उसकी राख कुनवे में बहा दी थी, फिर वो वापस क्यों आएगी? नंदन ने खामोशी से वो खून से लिखा हुआ जुमला दोबारा पढ़ा, मैं आजाद हो गई हूं मगर मेरा बदला अभी बाकी है। अचानक नंदनी को एक बात याद आई। वो चौंक कर बोली, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सपुरा ने घबरा कर पूछा, क्या? नंदन ने कहा, रूपा को जिसने जलाया था वो गांव वाले थे। हमने इसे आजाद तो कर दिया मगर उसका बदला अभी बाकी है। सुनकर सबके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उस लम्हे गांव की तरफ से चीखों की आवाज आने लगी, बचाओ! वो वापस आ गई। नंदन, सुप्रिया, गौरव और ममता फौरन बाहर भागे। पूरा गांव अफरा तफरी में था। लोग घरों से बाहर भाग रहे थे, दरख्त जोर जोर से हल रहे थे और गांव के बीचों बीच अलिफाक सफेद साड़ी में खड़ी औरत नजर आ रही थी। वो बिखरे बाल, वो पाइल की आवाज, रूपा। मगर इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। वो जोर से चीखी, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक गांव के एक बूढ़े आदमी की गर्दन खुद ब खुद मुड़ गई। लोग चीखने लगे, सुपुरा कांपने लगी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। नंदन ने मजबूती से कहा, नहीं, हमें इसे रोकना होगा। ममता ने रोते हुए कहा, मगर कैसे? वो तो रूह है। उस वक्त गांव की सबसे बूढ़ी औरत लठ के सहारे वहां आई। वो औरत जो चबूतरे पर बैठी थी, वो जोर से बोली, रूपा को इंसाफ चाहिए, न कि सिर्फ आजादी। नंदन ने पूछा, उसका क्या मतलब है? बूढ़े औरत ने कहा, जिसने इसे जलाया था वो अभी जिंदा है। सब लोग हैरान हो गए। कौन? बूढ़े औरत ने कांपते हाथ से एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो आदमी गांव का मुखा था, रामलाल। रामलाल खौफ से कांपने लगा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मगर रूपा की आवाज गूंजी, झूठ। अचानक रामलाल जमीन से ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे हुआ में पकड़ लिया हो। वो चीखने लगा, मुझे छोड़ दो। रूपा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। इसी ने मुझे जादूगरनी कहकर सबको मेरे खिलाफ भड़काया था। इसी ने आग लगाई थी। रामलाल रोने लगा, मुझसे गलती हो गई। रूपा की आंखों से आंसू निकल आए। गलती? तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। अचानक गांव में तेज आंधी चलने लगी, दरख्त झुकने लगे। नंदन ने चीख कर कहा, रूपा, अगर तुम उसे मार दोगी तो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। रूपा रुक गई। कच्चे लम्हों तक खामोशी रही। फिर इसने आहिस्ता से कहा, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? नंदन ने कहा, सच सबके सामने आ चुका है। अब उसे इसके गुनाहों की सजा मिलेगी, मगर तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। कच्चे लम्हों बाद रामलाल अचानक जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। रूपा आसमान की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे से गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून नजर आया। वो आहिस्ता से बोली, शायद तुम ठीक कहती हो। अचानक उसका जिस्म रोशनी में बदलने लगा। हवा रुक गई।
दरख्त पुरसुकून हो गए। रूपा की रूह आहिस्ता आहिस्ता आसमान में गायब होने लगी। गायब होने से पहले इसने नंदनी की तरफ देखा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। गाहे में खामोशी छा गई। सुबह का सूरज निकल रहा था। सालों में पहली बार होल के दिन गांव में किसी की मौत नहीं हुई। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया। डेविल बजने लगे।